पॉलन ग्रेन बाहर आ चुका है। पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा या किसी भी एजेंट के द्वारा या जैसे भी जाए कहां पहुंच गया, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर लैंड हो चुका है, वहां पर गिर चुका है। इस घटना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। चाहे जैसे भी हो, वो आ गया। अब जैसे आया तो आपको यह भी पता है कि यहां से क्या सूखेगा, शुगर एंड वाटर। पानी सूख रहा है, शुगर को सूख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इतना पानी चला गया किसके अंदर, इसके अंदर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में इतना पानी चला गया, इतना शुगर चला गया कि अब इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कमजोर एरिया कौन है, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ का कमजोर एरिया, वीक एरिया कौन है, जिससे हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते बेटे, जर्म पोर। क्या होता है, जहां पर या तो एक्साइन या तो पतला है या है ही नहीं। तो देखिए ये क्या है, जर्म पोर। जरा गौर कीजिए, यहां पर ग्रीन ग्रीन है नहीं, यहां पर ग्रीन ग्रीन है नहीं, यहां पर ये हुआ जर्म पोर, जर्म पोर, जर्म पोर। तो इस जर्म पोर से होकर इतना पानी चला गया, पानी को लिए दिए, यानी पूरे साइटोप्लाज्म को लिए दिए, बेचारा निकल गया। तो ये निकल गया तो ये स्ट्रक्चर एक ट्यूब टाइप का लगता है कोई ट्यूब है, तो इसका नाम पड़ गया पॉलन ट्यूब। वही मैंने बनाया, पहले एक फोटो बनाया, जो फोटो तुम कल बनाए थे, वही उसी का छोटा रूप बनाया है। गिरा, पानी सोख रहा है, पॉलन ट्यूब। जैसे पॉलन ट्यूब बना, इसके टिप पर, पॉलन ट्यूब का टिप मारे छोड़ पे कौन आके बैठ गया, ट्यूब न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वो आकर के जगह ऑक्युपाई कर लिया। उसके पीछे पीछे इट इज फॉलोड बाई, उसके पीछे पीछे कौन आ गया, जेनेटिव सेल भी पॉलन ट्यूब में आ गया। उसके बाद अब पॉलन ट्यूब की लंबाई बढ़ रही है, ये अपना स्थान बनाए रखे हुए है। और इसी बीच में क्या हुआ कि जेनेटिव सेल दो भाग में टूट गया, माइटोसिस कर दिया और बन गया 2 मिल गया मीट। तो मिला जुला के कहा जाए तो वो 3 सेल वाला हो गया। एक बड़ा वाला सेल ये वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर 2 मिल गया मीट। तो ये हुआ, ये क्या हुआ, पोस्ट पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ये फिगर आपका बाकी था, आपका नहीं, पॉलन ग्रेन का बाकी था। ये बना लीजिए, बनाइए। ये 3 फिगर बनाइए, फटाफट बनाइए। आप अपना फोटो बना लीजिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होते हुए दिखाइए, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हुए दिखाइए, तो यही फोटो बनाइएगा, यही 3 फोटो नीचे लिख दीजिए फिगर में। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, नीचे लिख दीजिए। पोस्ट बने के बाद, पॉलिनेशन के बाद होने वाले पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट, यानी जो अभी आप देख रहे हो, जल्दी बताओ, देख करके क्या लग रहा है, ये 60% वाला है कि 40% वाला है, 60, क्योंकि मैं देख रहा हूं, हाँ, अगर 40% वाला आता ना तो यहां ऑलरेडी 2 सेल बना हुआ रहता। क्या हुआ बेटे, हाँ, इसमें ये, तभी तो मैंने बोला ये 60% केस वाला है। इसी को देखकर तो आपने कह दिया कि 60% वाला। अगर 40% वाला होता तो जिस वक्त ये पॉलन ग्रेन गिरा था उस वक्त ये यहां पर ये ऐसा नहीं होता, ये जेनेटिव सेल नहीं, बल्कि यहीं पर क्या होता, 2 मिल गया मीट। बस वो सिर्फ पानी सूखता, पॉलन ट्यूब बनाता और बस 2 मिल के अंदर जाता। तो ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म की कहानी है जो अभी आप फोटो देख रहे हैं। 2 सेल का नाम बताइए। जब पॉलन ग्रेन 2 सेल वाला होता है तो उस समय 2 सेल का नाम क्या क्या होता है। जब पॉलन ग्रेन 2 सेल वाला होता है, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बनता है। माइक्रोस्पोर में क्या होता है, माइटोसिस। कैसा माइटोसिस, इक्वल क्या अनइक्वल। तो 2 सेल वाला, तो 2 सेल जब बन गया तब उसका नाम माइक्रोस्पोर नहीं रहा, उसका नाम क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। तो 2 सेल वाला पॉलन ग्रेन। 2 सेल का नाम बताना है, दोनों सेल का नाम क्या क्या है, बोलो आराम से, दोनों सेल का नाम बताओ। और जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और आप नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, अच्छा कोई बात नहीं, तो बैठ जाइए। वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। आप बोलिए इसमें से कौन सेल बड़ा है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है कि जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बड़ा है। चलिए, इसमें से कौन सेल डिवाइड करेगा तो मेल गैमेट बनेगा, वेजिटेटिव सेल कि जेनेटिव सेल, पक्की बात। तो सब याद रहेगा, कौन सेल डिवाइड करता है तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। अच्छा ये बताओ, मेल गैमेट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अच्छा बताओ, ये मेल गैमेट किससे बना, जेनेटिव सेल से। कैन यू टेल मी, जेनेटिव सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। क्या ये, अच्छा वेजिटेटिव सेल क्या है, डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड, वेजिटेटिव सेल वो भी हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड है ना, लेकिन एमएमसी क्या था, डिप्लॉइड। ओके चलो सब कुछ लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए
अब आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, क्योंकि दो लाइन आप मिस कर रहे हैं कि एक्साइन जो पॉलन ग्रेन के चारों तरफ दो लेयर है, इंटाइन और एक्साइन, उसमें एक्साइन आउटर लेयर है और इंटाइन इनर लेयर है। एक्साइन किसका बना होता है? एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिन का, और इंटाइन बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का। और ये दोनों ही लेयर क्या होता है? पॉलन ग्रेन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। ये लाइन लिख लो, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे तीन चार चीज पर। पॉलन एलर्जी क्या है, पॉलन वायबिलिटी क्या है, पॉलन बैंक क्या है। पॉलन बैंक यानी पॉलन ग्रेन को हम लोग बैंक में सुरक्षित रखते हैं बहुत दिनों तक, ऐसे रखोगे तो मर जाएगा। तो पॉलन बैंक क्या है, पॉलन वायबिलिटी क्या है, पॉलन पिल्स क्या है, पॉलन का टैबलेट मार्केट में मिलता है, और पॉलन एलर्जी क्या है। पॉलन जब आपके नाक में चला जाएगा तो क्या क्या एलर्जी होगा, वो सब आज 4 पॉइंट पढ़ाएंगे। बट वो 4 पॉइंट लिखने से पहले आप ये लिख लो नोट देकर कि पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय कितना लेयर, जल्दी बोलो, 2 एक्साइन एंड एक्साइन आउटर लेयर और इंटाइन। देखो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन व्हाइल इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। देखो बोथ एक्साइन और इंटाइन का काम क्या है? प्रोवाइड माने देता है, क्या देता है? प्रोटेक्शन, यानी क्या दिया? सुरक्षा। किसको सुरक्षा दिया? बस उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पॉलन एलर्जी क्या है, ठीक है। पहले इतना लिख लो, ये 2 लाइन लिखने के बाद ये मत लिखना, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा तब लिखना। राइनोरिया, रनिंग नोज या वाटरिंग फ्रॉम द नोज, नाक में तो इचिंग होने लगेगा, नाक नोचने लगेगा, नाक से पानी आने लगेगा। स्नीजिंग माने छींकना, लोग छींकने लगते हैं, और सांसों में तकलीफ भी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी, सुबह सुबह उठोगे, जॉगिंग करने जाओगे, टहलोगे, तो भाई लोग सोचता है कि बड़ा अच्छा से टहल के आएंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ? छींक आ रही है, लगातार अच्छी किए जा रहे हो। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? पॉलन ग्रेन। सारे प्लांट के पॉलन ग्रेन नहीं, कुछ खास प्लांट का पॉलन ग्रेन हमारे नाक में जब प्रवेश करता है तो हमारे नाक से पानी आने लगता है, हमें नाक नोचने लगता है, सांसों में तकलीफ भी हो सकती है अगर अधिक एलर्जी है तो। ये सब चीज इसी को बोलते हैं पॉलन एलर्जी। लिख लो सब आदमी, पॉलन एलर्जी। इचिंग का हिंदी होता है खुजलाना, नोचना, नाक नोचने लगेगा। राइनोरिया, इसको पढ़ते क्या है? राइनोरिया, ध्यान से देख लीजिएगा, राइनोरिया पढ़ते हैं आप। प्रोनाउंसिएशन अब चाहे तो बगल में लिख लें आप हिंदी में, इसको क्या पढ़ेंगे बाद में चल के आपको चलेगा भी नहीं पता। राइनोरिया, इसको पढ़ते हैं राइनोरिया, लिख लो ऐसे ऐसे करके, राइनोरिया पढ़ते हैं। राइनोरिया का मतलब रनिंग नोज, यानी नाक दौड़ रहा है, मतलब क्या? नाक से पानी आ रहा है। इचिंग यानी इचिंग नोच रहा है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी माने कठिनाई, और ब्रीदिंग माने सांस लेना, सांस लेने में कठिनाई। स्नीजिंग माने छींकना, ये हुआ छींकना। ये सभी चीज अगर होने लगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी। अगर पॉलन ग्रेन हमारे नाक में प्रवेश कर जाए और ये सब चीज होने लगे तो हम लोग कह देते हैं कि इस घटना को क्या कहते हैं? पॉलन एलर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलन एलर्जी। तो समझ में ही गया होगा समझने को। बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है पॉलन एलर्जी पर, कि आखिर भारत में कौन कौन ऐसा प्लांट है जिसका पॉलन ग्रेन हमें पॉलन एलर्जी करवाता है। मेन कॉज क्या है? मेन कॉज यानी मेन प्लांट कौन है? तो उस प्लांट का नाम है कैरोट ग्रास। क्या नाम है? और कैरोट ग्रास का दूसरा नाम है पार्थेनियम प्लांट। और ये पार्थेनियम प्लांट कहां से आया? विदेश से। एक्जोटिक प्लांट है। एक्जोटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? फॉरेन प्लांट, विदेशी प्लांट। हमारे इंडिया में ये नहीं उपजता था, तो हमारे इंडिया में आया कैसे? जो आज ये प्लांट हमारे इंडिया में उगने लगा, और इस प्लांट का फूल का परागकण यानी पॉलन हम लोग को एलर्जी भी करने लगा। आखिर ये प्लांट आया कहां से? ये विदेश से आया। कैसे आया? तो जिस समय हमारे भारत में गेहूं कम उपजता था तो हम लोग विदेशों से गेहूं मंगाते थे अपनी पेट भरने के लिए, भारत सरकार उससे खरीदती थी। लेकिन अब क्या? तो जब वो गेहूं के बीज के साथ ही वो भी चलाया, गेहूं के बीज के साथ साथ पार्थेनियम का भी बीज चलाया, और जब गेहूं को जब खाए तो खाए, और कुछ बुनते भी थे वो लोग खेतों में, तो उसमें पार्थेनियम प्लांट भी उग गया। और एक बार उग गया, जैसे कहानी बताए थे जलकुंभी का, जलकुंभी का नाम क्या होता है इंग्लिश में? उसको इकॉर्निया कहते हैं, और उसका नाम क्या? वाटर हाइसिंथ, और एक नाम क्या? टेरर बेब। नाम सुना सब आदमी? जलकुंभी को क्या बोलते हैं? इकॉर्निया। एक नाम है वाटर हाइसिंथ, और तीसरा नाम टेरर ऑफ बंगाल। ये हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, ये भी एक्जोटिक प्लांट है। एक्जोटिक माने विदेशी। ये कहीं से आया, कैसे आया होगा?
जब इंडियन लोग जब घूमने गया बाहर, तो इसका पत्ता, ये भी क्वेश्चन पूछा है, लोग क्यों उसको उठा लिया, अपने झोला में रख लिया और इंडिया के खेतों में इसे रख दिया पानी में, और उस दिन से इंडिया इससे तबाह है। क्यों क्यों उठा लिया, आखिर उसमें क्या लगा? तो उसका दो चीज, इसके पत्ते अच्छे होते हैं और इसके फूल काफी अट्रैक्टिव होते हैं। ये बात अलग है कि आज इंडिया वालों को इसका फूल और पत्ता थोड़ा भी अच्छा लगता है। क्यों? जहां तहां उगा हुआ कौन देखता है, किसी को फुर्सत भी नहीं है कि जलकुंभी का पत्ता देखो, वाह कितना अच्छा है, न तोड़ के किसी को देते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो इतना दिन देखते रह गए, इतनी तबाही करता है पोखर में जहां था कि लोग उसे देखना भी बंद कर दिया। तो प्यारे, ठीक उसी प्रकार कहानी इसका भी है। पार्थेनियम ये हमारे गेहूं के साथ इंडिया में आया, और जब से आया तब से होगा, तो इसका पॉलन ग्रेन हमारे बॉडी में क्या करने लगा? पॉलन एलर्जी। यानी पॉलन एलर्जी के 4 लक्षण बताओ क्या क्या होगा। सबसे पहला बोलो, नाक से पानी आएगा, तो क्या बोलते हैं? रनिंग नोज या राइनोरिया या वाटरिंग प्रॉब्लम। अगला बोलो, इचिंग, इचिंग माने नोचना। तीसरा बोलो, सांसों में तकलीफ होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और अगला बोलो, स्नीजिंग, बार बार छींकना। ये सारी तकलीफें हो सकती है, इसको बोलते हैं पॉलन एलर्जी। तो चलो अब क्या लिखेगा? काउज। मेन काउज क्या है इसका? क्या है? पार्थेनियम प्लांट या कैरोट ग्रास, उसी का पॉलन ग्रेन मिलनी। कैसे आया? एक्जोटिक प्लांट है, और इंडिया में कैसे आया? व्हिच इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया विथ व्हीट, गेहूं के साथ आया। ये लाइन लिख लो। उसके बाद उसके रुको, एक मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज। अब ये भी सुनी लो, पॉलन पिल्स क्या है। क्योंकि पॉलन ग्रेन में साइंटिस्ट ने देखा कि उसमें काफी विटामिन है, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये सब काफी है, और काफी न्यूट्रिशियस है, काफी पोषक तत्व वाला है। इसको खाने से देखा गया कि काफी बॉडी में एनर्जी आता है। तो उस दिन से खास करके साउथ इंडिया सब में, खास करके इस सब में और विदेशों में भी सब क्या होगा, काफी बिकने लगा। इसका पिल्स गोलियां बना बना के बेचता। बोला जो एथलीट है, जो धावक है, जिसको बहुत दौड़ना है, अधिक एनर्जी चाहिए, थक जाता है, नहीं दौड़ पाता है, वो इस गोली को खाए और दौड़े, फिर देखो उसकी एनर्जी। घुड़सवार या फिर घोड़े को भी, यानी ये पिल्स, चूंकि घोड़े को काफी दौड़ना पड़ता है घुड़सवारी में, वो घोड़े जितना दौड़ेगा उतनी एनर्जी, तो उसमें भी उसका यूज करते हैं, एथलीट में और रेस हॉर्सिंग में, इस सब में भी इसका क्या यूज करते हैं? पॉलन पिल्स का यूज करते हैं। क्योंकि पॉलन पिल्स क्या होता है? काफी न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस का हिंदी काफी पोषक तत्व वाले होते हैं, इसीलिए देखा गया इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में या डाइट सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। इसका हिंदी क्या हुआ? हमने लिखा है इट इज यूज्ड एज डाइट सप्लीमेंट्री। मतलब क्या? मतलब डाइट को सप्लीमेंट करता है, आपके भोजन में जो चीज कमी है उसको भी ये पूरा करता है। एंड फॉर इनहांसिंग, और ये क्या करता है? इनहांस कर देता है हमारे बॉडी के एफिशिएंसी को, टू डू द वर्क, काम करने का जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी में जो क्षमता होता है उसको, यानी आपके परफॉर्मेंस को, आपका अगर एक लाइन में लिखते तो हम क्या लिखते? टू इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, आप तेजी से दौड़ पाओगे। यही है पॉलन पिल्स। आगे है, लिखे हैं कहां का यूज होता है? एथलीट इन हॉर्स रेसिंग दिस पिल्स आर यूज्ड। एक होता है, अब इसके आगे है पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी, कितना देर तक पॉलन जिंदा रहता है, कितना देर तक पॉलन जिंदा रहता है, उसको बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। अगर मान लो कि एंथर फट गया, पॉलन ग्रेन बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद अगर वो कुछ समय, उसको समय सीमा दिया गया कि भाई तुम इतना देर के अंदर में स्टिग्मा पर गिर जाओ, वरना बाद में अगर तुम स्टिग्मा पर गिरोगे तो तुम पानी सोख भी नहीं पाओगे, शुगर पानी नहीं सोख पाओगे, ना तुम जर्मिनेट करोगे, यानी तुम पॉलन ट्यूब नहीं बना पाओगे। जब तक किसी पॉलन ग्रेन के पास ये क्षमता है कि मैं स्टिग्मा पर गिर करके पॉलन ट्यूब बना सकता हूं, तो समझ लेना कि पॉलन ग्रेन जिंदा है, वायबल है। वायबल का हिंदी जिंदा। बस हो गया यही। जैसे मान लो आपके एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल दिया है कि राइस और व्हीट, धान और गेहूं में देखा गया कि उसका एक बार पॉलन ग्रेन निकल गया तो कितना देर तक जिंदा रहता है? ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर अगर स्टिग्मा पर नहीं गिरा तो समझो अब उसकी वायबिलिटी समाप्त। इट लॉस द वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। अगला, रोजेसी फैमिली, लेगुमिनोसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, सोलिनेसी फैमिली, ये सब जितने फैमिली का मैं अभी नाम लिया, इस फैमिली के पौधों में क्या देखा गया? इस फैमिली के पौधों का जो फ्लावर होता है उसमें अगर एक बार निकल गया पॉलन ग्रेन तो वो कहता है हम महीनों तक जिंदा रहेंगे। सो इट रिमेन्स वायबल फॉर मंथ्स। महीनों महीनों वायबल रहता, जिंदा रहता है। मान लो फट गया, एंथर फट गया, पॉलन ग्रेन निकल गया और जाकर किसी पत्ता पर गिर गया, किसी कुर्सी पर गिर गया,
किसी टेम्पू के छत पर गिर गया, कहीं गिर गया, फिर हवा चली, फिर वहां से उड़ा, फिर वहां गिर गया, करते करते महीनों जहां तहां गिर रहा और अंतिम में कहां गिर गया, स्टिग्मा पर। और एक बार स्टिग्मा पर गिर गया तो समझो वो क्या होगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, यानी जिंदा है। तो ये आपको लाइन याद रखना पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए, चाहे नीट हो या 12वीं के बोर्ड हो। क्या क्या, तो धान और गेहूं में पॉलेन की वायबिलिटी 30 मिनट होता है। अगला, रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लेगुमिनोसी फैमिली में इसकी वायबिलिटी फॉर मंथ्स यानी महीनों तक हो सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और मैं बता देता हूं, वो पॉइंट क्या है। पॉलेन ग्रेन को चाहते हो सुरक्षित रखना बहुत दिनों के लिए। मान लो धान और गेहूं का पॉलेन ग्रेन निकल गया, मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूं कि 30 मिनट में वो मर जाएगा। तुम्हारा मन था कि नहीं सर हम इसको 3 साल तक प्रिजर्व करना चाहते हैं, 3 साल तक मरने नहीं देंगे। आप 30 मिनट कहते हो, मैं 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तक उसको जिंदा रखना चाहता हूं, तो क्या करेंगे सर ये जिंदा रहेगा? तो मैंने बोला इसको स्पेशल कंडीशन में रखो, क्योंकि आपके टेम्परेचर, आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, आपके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कितना है, उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है वो कब मर जाता है या कब जिंदा रहेगा। इसीलिए कहता है कि -196 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब ही हो गया इसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। और इतना पर अगर पॉलेन ग्रेन को तुम रखोगे तो 30 मिनट कौन कहे, 30 महीनों तक जिंदा रह जाएगा। यानी आपने प्रिजर्व कर दिया, इसको बोलते हैं पॉलेन बैंक। तो पॉलेन बैंक उसी प्रकार होता है सीमेन बैंक। सीमेन की कहानी बताता हूं, अगर पेनिस से एक बार सीमेन बाहर आ गया, सीमेन के तो बीज, और उस सीमेन में क्या होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म, मेल गैमेट। अगर एक बार अगर सीमेन पेनिस से बाहर आ गया और वो धरती पर गिर गया, जहां तहां गिर गया, वेजाइना में नहीं गया बल्कि जहां तहां गिर गया, तो वो उसमें जो स्पर्म है वो स्पर्म विदिन मिनट्स मर जाएगा, विदिन मिनट्स मर जाएगा। लेकिन अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चला गया, वेजाइना में चला गया सीमेन, तो अब वो 5 से 6 दिन तक जिंदा रहता है। ये है, सोचो कितना अंतर हो गया। और भी चलो, और अगर उसी सीमेन को अगर हम -196 डिग्री पर रखेंगे तो उसको हम सालों साल जिंदा रख सकते हैं, सालों साल। तो प्यारे, इतना डिग्री पर अगर किसी चीज को प्रिजर्व करते हो, जीन बैंक, सीड बैंक, सीमेन बैंक, पॉलेन बैंक, ये सब बैंक में यही कंडीशन है। इतना डिग्री पर ही हम लोग सीड को, जीन को, ये सब को हम लोग रखते हैं, सीमेन को रखते हैं। और इस तरह के प्रिजर्वेशन को, इस तरीके से जब हम किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो इसी घटना को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? कभी कभी शॉर्ट नोट्स 2 नंबर का, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, यू राइट इट इन वेरी शॉर्ट, तो लिखना पड़ेगा, इट इज द मेथड in which we preserve anything like seed, semen, pollen grain at liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। बस हो गया। तो ये वर्ड नहीं भूलना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिक्विड नाइट्रोजन इतना, इसे क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? यानी अगर आप चाहते हैं तो पॉलेन ग्रेन को जिंदा रख सकते हैं बहुत दिनों तक, 30 मिनट कौन कहे, 30 महीना तक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो चलिए अब आप इस चीज को लिख लीजिए, क्योंकि अब समय भी हो रहा है। इस चीज को लिख लीजिए और समय बचेगा तो आगे सब लिखा देंगे। इसको लिखो, फटाफट करो, ऊपर शुरू कीजिए कि मेन रीजन क्या है पॉलेन एलर्जी का। हमारे भारत में कौन से प्लांट है? ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्थेनियम ही है, और भी प्लांट है, बट आपके एनसीईआरटी में यही दिया है, जो सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन है। वायबिलिटी, वही तो बच गया, वो 2 लेने का चीज है। और कल ही हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आप क्या होगा, कार्पेल या पिस्टिल। कल स्टार्ट करेंगे, 2 लाइन लिखाने के बाद। ठीक, थैंक यू वेरी मच।